और भी कंफ्यूजन की स्थिति हो आप पूछिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डील करेंगे किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। और इसको जहां भी जरूरत होगी हम करंट के साथ जोड़ेंगे और आपसे कुछ पूछेंगे भी, आप बताने की कोशिश करिएगा। ऑब्वियस सी बात है, हंटर नहीं मारा जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, तो जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखिए राष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक, और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब कोई मुझे बता दे तो जरा मुझे बड़ा खुशी होगा। कोई महिला पार्टी, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 10-20 जो टॉप अमीर है, अंबानी अडानी ऐसे करके, उन्हीं से मैंने इलेक्ट करा दिया, तो वो भी तो इलेक्टेड ही है। तो क्या वहां पर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहेंगे? हाँ बोलिए। पीपल के द्वारा, हाँ मतलब हर कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके ठीक है, आप बताइए क्या करें। हाँ वो अब्राहम लिंकन वाला व्यवस्था जो है आप उसका ध्यान रखिएगा, मतलब जनता का शासन होना चाहिए। तो इसमें प्रेसिडेंट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है, डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा, और रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड। देखिए जैसे अगर देखा जाए तो ब्रिटेन भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है? लोकतंत्र है ब्रिटेन में, लेकिन मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। वहां का जो हेड है वो क्या है, वंशानुगत है, यानी एक बार महारानी गई, उनके खानदान का कोई क्या बनेगा, महाराजा या महारानी बनेगा। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, वहां पर क्या है, महाराजा। जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा से पास करा के जाते हैं, सिग्नेचर किससे कराते हैं, प्रेसिडेंट से, वैसे ही वो लोग अपने आप पार्लियामेंट में पास करा के किससे सिग्नेचर कराते हैं, तो वो सिग्नेचर कराते हैं आप उनके अपने महारानी से। तो वहां का जो सरकार है, जो ब्रिटेन के पीएम है, वो तो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं ना, तो वहां पे भी तो डेमोक्रेसी है। लेकिन जो हेड ऑफ द नेशन है वो क्या है, वो एक मोनार्कियल सिस्टम है, राजशाही तंत्र है हमारे। और ये भी प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, हमारे और ब्रिटेन के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें क्या अंतर है। तो हमारे और ब्रिटेन के डेमोक्रेटिक सिस्टम में बस एक अंतर है कि हमारे यहाँ हेड ऑफ द नेशन भी इलेक्टेड होता है, इसलिए हम रिपब्लिक हैं, और ब्रिटेन में हेड ऑफ द नेशन होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता है, इसलिए ब्रिटेन मोनार्कियल डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, अब हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। तो देखिए लॉ में दो शब्द है, एक शब्द है आपका डी ज़्यूरे, और यह भी पूछा गया यूपीएससी में, आप लोग जरूर प्रश्न पत्र देखिए, ठीक है ना। और एक होता है डी फैक्टो। डी ज़्यूरे का मतलब क्या होता है, नॉमिनल हेड, ठीक है ना, नॉमिनल हेड, नाम मात्र का अध्यक्ष। और ये क्या होता है, रियल हेड। और अगर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा हो, यानी संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, तो आपने उसमें देखा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, एक डी ज़्यूरे और डी फैक्टो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही हेड होता है, डी ज़्यूरे भी वही, डी फैक्टो भी वही। जैसे अमेरिका में जो वहां के जो बाइडेन हैं वो क्या है, डी ज़्यूरे भी है, डी फैक्टो भी है, नॉमिनल हेड भी है, सरकार के प्रमुख भी हैं, और राष्ट्र के भी प्रमुख है, हेड ऑफ द नेशन एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ आर वन। इसी प्रकार भारत में लेकिन हेड ऑफ द नेशन कौन है, हेड ऑफ द नेशन भारत में प्रेसिडेंट है, और भारत में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा क्या होता है, अधिकारी होता है, हेड होता है, राष्ट्र का हेड होता है। सभी प्रकार के सरकार के काम, ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, किसी भी प्रकार का ऑर्डर हो, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वो आगे इंप्लीमेंट नहीं होता है। मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें होगा,
राष्ट्रपति में है, यानी जो भी काम किए जाएंगे वो सब किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अमेरिका में जैसा हम लोगों के यहाँ राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पोस्ट हमने कहां से लिया है? यूएस से लिए हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस भी हमने यूएस से ही लिया है। तो अब ध्यान रखिएगा, जैसे यूएस में राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट कौन है? जो वहां का प्रेसिडेंट है। इसी प्रकार भारत में भी भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाएं, कौन कौन? आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, ये तीनों सेनाओं का क्या होता है? हेड होता है, सेना अध्यक्ष होता है। ये तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। अब एक थोड़ा करंट अफेयर जोड़ते हैं हम। आपने एक नया शब्द सुना होगा, ये चीजें आपको क्लियर है ना? ठीक है। एक नया शब्द आपने सुना होगा, CDS, सुना है ना? CDS तो फुल फॉर्म क्या है उसका? कंबाइंड डिफेंस सर्विस, हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। देखिए हमारे यहां क्या था, एक तरफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों के अलग अलग सेनाध्यक्ष, ठीक है ना। हेड ऑफ नेवी और हेड ऑफ द एयरफोर्स सबके अलग अलग, तो सब अलग अलग होते थे। तो जब पावर तीनों की सेम होती है ना, तो तीनों लोग एक पास बैठते हैं तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं होता, कहते हैं भाई हमारा भी तो रैंक सेम है, इनका भी रैंक सेम है, तो वो थोड़ा एक विद्वेष की भावना रहती है। तो बड़ा समस्या हो जाती थी जब वॉर की सिचुएशन होती थी, या फिर किसी भी प्रकार जब हमको कह सकते हो इंस्टेंट कोई भी अगर हमको जजमेंट लेना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो तीनों अलग अलग, ये कुछ अलग, ये कुछ अलग, ये कुछ अलग। तो हमने क्या बोला कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए हमने इन तीनों को एक छतरी के नीचे रख दिया, और वो छतरी कौन था? CDS। हमने क्या बोला कि अब देखो, अब जब भी मीटिंग होगी तो इन तीनों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तीनों के साथ ये हमारे भाई साहब जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये मीटिंग कर लें, इनको जो भी निर्णय लेना होगा ले लें, और तुरंत सरकार को जो भी काम करना होगा ये आराम से कर दें। तो हमने बीच में एक काम रख दिया और इन्हें हम बोलते हैं CDS, और जो वर्तमान में कौन है? बिपिन रावत। अब देखिए अगर देखा जाए तो इन सब का हेड कौन होगा हमारा? इन सब का हेड हमारा है राष्ट्रपति। और अगर मैं कुछ फैक्ट की बात करूं तो CDS का कार्यकाल कितना होता है? हाँ कोई बता दे? हाँ, लड्डू देंगे पक्का, 100% लड्डू क्वेश्चन है। कितना? 2 ईयर। लड्डू गया, लड्डू लैप्स हो गया भाई साहब आप लोग। देखिए CDS की मैक्सिमम एज कितनी है? 65, और इधर क्या है? 62 और 3 ईयर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, 62 और 3 ईयर, ये समझ रहे हैं ना आप लोग? जो भी पहले होगा, मतलब अगर कोई 55 साल पर आर्मी का चीफ बन गया तो कितने साल रहेगा? 58 तक, ठीक है ना। और अगर कोई 61 पे बना तो क्या वो 3 साल रहेगा क्या? नहीं। मतलब ये ऐसा सिस्टम जब भी होता है तो हम कहते हैं 3 या 62, जो भी पहले होगा वो अपने आप से क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। चलिए ये, हाँ बोलो बच्चा। लेटेस्ट में इमरजेंसी भारत में कब लगा? रुक जाओ, अरे तुम टेंशन ना लो, जस्ट वेट। आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी कब लगा? हाँ टेंशन ना लो, आराम से बताओ। हाँ ठीक है, 75 से 77, कोई बात है, बढ़िया। आपको पता है एक संशोधन हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उसके बाद से इमरजेंसी के प्रावधान को बहुत ही टाइट कर दिया गया है, और इमरजेंसी अब लगाना बड़ी मुश्किल होता है। और जब इमरजेंसी में आपको बताऊंगा 352, 356 और 360, तो आप डिटेल में समझ जाओगे। देखो बच्चा, बात यह है ना कि इमरजेंसी जब होता है ना, तो काम तो देखो राष्ट्रपति के लिए, अब देखो मुझे बहुत, चलो ठीक है थोड़ा सा बता दें। एक संविधान संशोधन हुआ था फिर 38, और एक होता है 46, और एक 42 और एक 44। तो इसमें क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उन्होंने पहली बार संविधान संशोधन किया और कहा
कि संविधान को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट जहां चाहे वहां अमेंडमेंट कर सकती है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, बढ़िया है। तो उसके बाद से जैसे आपने सुना होगा गोलकनाथ का केस, गोलकनाथ के केस में क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकता। तो बाद में चल के उन्होंने अमेंड कर दिया 38 और बोला कि नहीं, पार्लियामेंट को राइट है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी पार्ट को अमेंड कर दे। तो बाद में चल के एक केस आया जिसका नाम है केशवानंद भारती 73, और उस केशवानंद भारती ने बोला यस यू आर राइट, पार्लियामेंट को पावर है कि कहीं पर अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट करेगा तो कैसा अमेंडमेंट करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कमजोर करेगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या, जैसे हमने कहा भाई साहब एक प्लॉट हमने आपको दे दिया, इसमें आप मस्त एक घर बना लीजिए। अब ये घर हमारा कमरा बन गया, ये हमारा इस कमरे का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब तुम्हारा मन करे तो तुम खिड़की तोड़ के यहां पर एसी लगवा दो, तुम्हारा मन करे तो पंखा हटवा के कुछ और व्यवस्था लगा दो, कहीं बाथरूम लगाना लगा लो, तो ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दो। लेकिन तुम क्या करो, इस बिल्डिंग को तोड़ के होटल बनवा दे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वही उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप चेंज कर सकते हो। तो पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसने कहा कि अभी मैं कुछ बता दे रहा हूं, लेकिन बाद में चल के जैसे जैसे आप अमेंड करोगे वैसे वैसे हम बताते चलेंगे कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर है कौन नहीं है। तो उन्होंने तुरंत कुछ बताया, जैसे फंडामेंटल राइट, फिर आपके जो राष्ट्रपति का चुनाव का सिस्टम है, पूरा संघीय सिस्टम है, शक्तियों का विभाजन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईटीसी। बाद में चलकर इंदिरा गांधी ने 42 सेकंड संविधान संशोधन किया, उसमें यह जोड़ दिया कि पार्लियामेंट को राइट है कि वो संसद के किसी भी पार्ट में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर दे, और सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को किसी भी मामले में कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर ही कमजोर कर दी गई। तब बाद में चल के कहा गया कि नहीं, एक बाद में आपको 1980 में एक और केस मिलेगा, मिर्नवा मिल्स केस, जिसमें कहा गया कि नहीं भाई, और बाद में चल के जैसे ही सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद, तो 78 में एक संशोधन हुआ, और जिस संशोधन में 44वां, तो जो 42 में लिखा गया था उसको पूरा पलट के, मतलब जो चीजें बिगड़ी गई थी वो सब क्या कर दी गई 44 में, ठीक। तो उसी 42 में एक और चीज जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है प्रेसिडेंट। तो बाद में चल के उसी को 42 के बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, यह किया गया कि नहीं, बाइंडिंग तो होगा प्रेसिडेंट, लेकिन एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजेगा वापस, तो अगर फिर पार्लियामेंट ने उसको पास करके भेजा, तब प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा। तो प्रेसिडेंट जो काम करता है बच्चा, वो सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने से ही करता है। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने से कुछ पत्ता नहीं हिलता है वहां पे, समझ जा। हाँ, कुछ जो उसकी पावर है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, जिसको हम कहते हैं विवेकी शक्ति, अब वो कैसी है जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। चलिए आइए देखते हैं यहां पर। देखो अभी सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सारी चीजें होती रहेंगी। वैसे मैं प्रश्न आपके सारे आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कब क्यों कैसे ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो प्रेसिडेंट में चलिए देखते हैं कुछ और बातें। क्या बात? तो प्रेसिडेंट के सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कौन सा व्यक्ति प्रेसिडेंट हो सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से प्रोसेस होंगे, इलेक्शन कैसे होता है, कैसे उनकी वोटिंग सिस्टम होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निर्वाचन की, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो सिस्टम है, इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जरा इसको समझ लिया जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, जब जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनती, तब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, डायरेक्ट। जैसे क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को यह सुनते हुए देखा है कि जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने, प्रधानी के चुनाव में वोट डालने? आपने सुना होगा,
विधायकी के सुना होगा, एमएलए एमएलसी कह रहे हैं, जो आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका सुना होगा, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जा रहे हैं किसी व्यक्ति नॉर्मल को नहीं देखा होगा। तो कहने का मतलब है जनता द्वारा ये नहीं चुना जाता। तो अब क्या होता है, देखो, जब जनता के बीच में एक कोई कह सकते हो कि एक ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज आ जाए जो प्रेसिडेंट को चूज करे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये ए जनता है, ए जनता चूज करती है किसको, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। चूंकि हमारे यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऑलरेडी जो डी फैक्टो हेड है, उस डी फैक्टो को जनता ने चुन लिया, तो राष्ट्रपति को जनता से फिर से चुनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहां हर साल चुनाव आते रहते हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी का पूरा माहौल चल रहा है, भैया व्हील चेयर पे बैठ के प्रचार हो रहा है, स्कूटर चलाने का। क्या पॉपुलस इकोनॉमी बना दिया, मतलब ये 10,000 महीना, 6,000 महीना, खाली पैसा, दीनदयाल सुटकेस बांटो योजना ले लो, 4 लाख रुपया, ऐसे करके ऐसे चलेगा क्या देश? इकोनॉमी में जब आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट पढ़ोगे, राजकोषीय घाटा, तो उसमें बताया जाएगा कि भैया जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इस एक्ट में कहा गया है कि किसी भी देश का जीडीपी का 3% से ज्यादा जो फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वे आपने पढ़ा होगा तो 9% से ज्यादा इस समय चल रहा है, और एक तो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, ऊपर से तुम और फ्री में दे रहे हो, तो और फ्री में दोगे, ये ले लो योजना, तो क्या होगा, और सरकार को जाएगा मामला, तो सरकार की स्थिति कमजोर होगी ना। और जब सरकार की स्थिति कमजोर होगी, सरकार बॉन्ड छापेगी, कोनो खरीदबे नहीं करेगा, और जब कोई खरीदेगा नहीं तो सरकार को हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और सरकार जब हाई इंटरेस्ट देगी तो क्या दिक्कत होगा, तो फिर उसको पेमेंट भी तो करना है ना बच्चा, तो इसलिए समस्या हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चूज करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक को चुनते हैं। इसलिए हमने कहा कि जनता ऑलरेडी इनको चुनी है और जनता के ही तो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इन ही से द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करा देते। तो कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता, चलिए देखते हैं। देखिए, पता चले गिर जाए, यहां पर देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ध्यान रखिए, एकदम ये बोल्ड और इटालियन में दिमाग में छाप लीजिएगा, क्या कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब जो भी लोग नामांकित है वो इसके वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे वो कहीं के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, कहीं का भी कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो कौन करता है, देखिए, नामांकित का मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहां से पढ़ लिख के बड़ा बढ़िया बना, कोई पार्टी ज्वाइन की और मैं राष्ट्रपति बन गया। अब मुझे याद है कि आप हमारी क्लास में पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की थी आप पढ़ाई में, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों नहीं डायरेक्ट एक सांसद बना दिया जाए, तो आप चुनाव लड़ के जाओगी तो इलेक्टेड मेंबर कहलाओगी, और आपको डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, आपका नाम क्या है, कोमल, हमने कहा कि कोमल आज से तुम राज्यसभा में सांसद, तो ये क्या होगा, नॉमिनेट, ठीक है ना। जब किसी का नाम, वो इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट, मनोनीत हो जाता है, यस, ठीक है, मनोनीत उसको बोलते हैं, नॉमिनेट, ठीक है। तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो देखो, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखिएगा, अभी तक कुछ दिन पहले तक, जनवरी से पहले 2020 के 2 एंग्लो इंडियन होते थे लोकसभा में, ठीक है, लेकिन उनका पद क्या कर दिया गया, खत्म जो है। उसके साथ साथ राज्यसभा में 12 मेंबर का राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है, और जानते हो किस क्षेत्र से, लास का मतलब होता है, ट्रिक होती है, L लिटरेचर, A आर्ट, S साइंस और S सोशल साइंस। तो ये है इसका फील्ड, जिसमें से 12 मेंबर को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको चूंकि नॉमिनेट कौन किया है, राष्ट्रपति, तो भाई खुद ही नॉमिनेट करके खुद ही अपना वोट बना लिए, तो ये इसलिए काम नहीं किया जाएगा। उसके साथ देखिए दूसरी बात, अब हमारे यहां एक शब्द आपने सुना होगा, बाइकैमरलिज्म, सुना है, नहीं सुना होगा तो सुन लो भैया। देखो,
एक शब्द है द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था और यूनिकैमरलिज्म, ठीक है ना। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि जब लॉ दो हाउस में बने, जैसे हमने कहा कि अब आपकी यूपीएससी क्लास दो क्लास में चलेगी, एक इसमें एक उसमें, तो हम कहेंगे हमारी क्लास कैसी है, बाई कैमरलिज्म है, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं हमारी क्लास एक ही क्लास में चलेगी, तो हम कहेंगे कि हमारी क्लास कैसी है, यूनिकैमरलिज्म है। तो हमारे यहां बताओ कानून कितने हाउस में बनता है, दो हाउस में, तो हमारे यहां कैसी सिस्टम है, बाई कैमरलिज्म सिस्टम है। तो अब देखो, तो ये तो केंद्र की बात है ना बच्चा, राज्यों की बात क्या है, स्टेट में। तो देखो स्टेट में भी कहीं कहीं पर बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेशन है, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है, और कहीं कहीं पर यूनिक कैमरलिज्म है। तो जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ एग्जांपल, जैसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिषद है, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर आप पीसीएस 2019 का प्रश्न मेंस का उठाएंगे पेपर सेकंड, तो आपको यह प्रश्न मिलेगा कि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में क्यों अपने विधान परिषद को हटा दिया, अब वो कैसे हटाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस लिखिए। तो इसलिए ये आपका जो चल रहा है वो मेंस में भी आएगा, ऐसा नहीं है खाली हवाबाजी चल रही है, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा इस समय वर्तमान में यूपी, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना, और अरे पश्चिम बंगाल भी कह दो, उड़ीसा भी कह दो, जम्मू भी कह दो, पूरा जिला कह दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अभी फिलहाल कितने राज्य हैं, 5 राज्य। इन 5 राज्यों में फिलहाल विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। 2 जगह और थी, एक जम्मू कश्मीर में थी, तो जम्मू कश्मीर को तो अमित शाह जी ने उनका घर वापसी करा दिया, तो मामला हो गया खत्म। और आंध्रा में अभी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो इसलिए वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, 5। बाकी सभी राज्यों में कितने राज्य, अच्छा बताओ भारत में कितने राज्य हैं, 20। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर, कितने यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर विधानसभा है, 2 की 3। कौन कौन, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू। तो इन 3, तो कुल मिलाजुला के जितने भी राज्य हैं और जिन राज्यों में विधान मंडल है, विधान मंडल इन द सेंस विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने सभी 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो सभी राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो 3 फिलहाल 3 जौन जहां दिल्ली, पांडिचेरी और हमारा जम्मू, इन 3 की विधानसभा। तो इन यूटी की 3 विधानसभा के द्वारा जो मेंबर होते हैं, यही लोग मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अर्थात मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इसका रीजन यह है क्योंकि देखो, अगर हमने इनको भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, तो भाई साहब देखो यूपी में तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो बताओ, आज हम कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी वही संभालता है जो यूपी संभालता है। यूपी में 80 सीटें और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें, 272। तो 80 सीटें यहीं से लेके जा रहे हो, तो 1/3 तो हम यहीं से जा रहे हैं। तो यूपी बिहार ही तय कर देते हैं कि दिल्ली में कौन बनेगा। तो अगर हमने ये भी अलाउ कर दिया, तब तो यूपी बिहार ये भी तय कर लेगा कि प्रेसिडेंट कौन होगा। तो इसीलिए देखो बिहार भी है इसमें, तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक लाइन में पूछे और कुछ भी नहीं समझ में आया, रट्टा मारो जिंदाबाद। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी लोकसभा और हमारे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सभी के, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी है, उन सभी के इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना, नोट में क्या है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। अब एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, और ये पूछा भी गया सिविल सर्विसेज में, बताइए कब एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
जब वो एमएलसी। और ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री एमएलसी है, ठीक है ना, तो लोअर हाउस की अपर हाउस ना, स्टेट का अपर हाउस किसे कहते हैं? विधान परिषद को। तो अगर कोई मुख्यमंत्री अपर हाउस का मेंबर है अपने राज्य में, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। आई होप आपको इलेक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहला तो होता है अप्रत्यक्ष, और कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनका इलेक्शन होता कैसे, मैनर क्या है, मैनर ऑफ द इलेक्शन। तो देखिए, एक शब्द है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। फिर से सुन लीजिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, देखिए, अब दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। एक, आपको समझना पड़ेगा जो वर्तमान में इलेक्शन होता है, जैसे एक शब्द आपने फिर से सुना होगा शायद, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सुना है? तो ये क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? कोई बताए, युवा शक्ति, युवा नेता नहीं है कोई यहां पे? हाँ बताइए। जो सीट इसमें एक्चुअली होता है, जो जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो इलेक्टेड मतलब होगा। और कोई? पीआर में कुछ वोट का होता है, जिसको ज्यादा वोट करते हैं उससे अकॉर्डिंग होता है। या तो मतलब दोनों में से एक कोई हो सकता है। नहीं, वो पीआर में होता है, जो वोटना सिलेक्ट होता है उसमें जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ वोट होंगे, बाकी इसमें भी नंबर ऑफ वोट तो काउंटिंग होती है, जिससे ज्यादा वोट मिले वो इलेक्टेड होगा, बट नंबर ऑफ सीट वो काउंट। और कोई? हाँ, काउंटिंग में क्या होगा? एक टाइम में काउंटिंग होगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीत जाएगा। यस, देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब भाई साहब ने जो नंबर बताया, बिल्कुल हमने एक वोटिंग कराई, एक ही बार में काउंट करेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। जैसे आजकल के विधायक और हम लोग जो सांसद होते हैं चुनते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, उसमें जब तक आप 50% वोट नहीं पाओगे तब तक आप इलेक्ट नहीं माने जाओगे। तो ये सब का प्रयोग होता है हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और इसमें वोटिंग कैसे होती है? अभी जब जाते हो आप वोट देने, तो आपने एक बटन दबाया, क्या दोबारा बटन दबाने का ऑप्शन आता है क्या? कि जाते हो लाइन से पूरा बटन दबा, हमने सबको वोट दिया भाई साहब, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जितने मेंबर होते हैं उन सबको वोट दिया जाता है, प्रेफरेंस। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको मस्त जब इंटरव्यू लेटर मिलेगा, और जब आपको DAF फॉर्म फिल करने को मिलेगा, तो एक आएगा, बड़ा मजा आता है भरने में, प्रेफरेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस। तो उसमें क्या आपको चाहिए, SDM चाहिए, DM, क्या मतलब पूरे हिसाब से अगर PSC कर रहे हो और वहां कर रहे हो, बड़ा मजा आता है, उसको भरना भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी हम बन गए। और इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना वहां पे, तो जब आपको बैठाएंगे सब, गोमती भवन है, गंगा भवन है यहाँ पे, तो वो जो नहीं टोपी पहन के अर्दली होते हैं, जब आप अरे सर आइए ना, तो वो दिल को लगता है कि आज ही बन गए हम। और उसके बाद तो पूछिए मत, उसके बाद जब अंदर बैठ के आप प्रश्न के जवाब दोगे तो फिर आप जानते ही क्या होगा। तो इसलिए ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, इसमें रैंक दी जाती है कि आप राजेंद्र प्रसाद को वोट देना है 1 नंबर, दूसरा कोई है, चलो भैया उनको दे दिया। तो जितने लोग होते हैं उन सबको रैंकिंग के हिसाब से वोटिंग देना होता है। अर्थात अगर कुछ नहीं समझ में आया, रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है साहब? रैंकिंग सिस्टम होता है। मतलब जब हम वोट एक नहीं कई लोगों को रैंक में दे तो हम उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ओके, तो हमारा जो राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन कैसे होता है? जो मैंने बताया वैसे ही होता है। उसके साथ साथ ओपन बैलेट होता है कि क्लोज बैलेट होता है, मतलब गुप्त मतदान होता है कि खुला मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है, ये ध्यान रखिए। ये हमारा राष्ट्रपति हो गया इलेक्ट। अब राष्ट्रपति जब इलेक्ट हो गया ना, तो इसमें भी कुछ चीजें हैं। क्या चीजें हैं? हम लोग वोट के पावर, यानी ये देखते हैं कि कौन से व्यक्ति का वोट कितना मजबूत है, तो हम लोग वोटिंग पावर को भी देखते हैं। जैसे अगर आप देखिए, जिसको हम कहते हैं ना मत मूल्य, वोट की वैल्यू, जैसे एक मत होगा MLA का मत मूल्य और एक होता है MP का, मतलब विधायक के
वोटिंग की वैल्यू, ठीक है ना, और उसके साथ साथ सांसद के वोटिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, कोई भी राज्य है, उस राज्य की जितनी भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन, ठीक है ना, उस पॉपुलेशन में जितने भी विधायक हैं, इलेक्टेड, ध्यान रखना, नॉमिनेटेड नहीं, उन विधायकों की संख्या से जब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, अब गुड़े इधर 1/1000, जब हम कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो हो जाता है एक विधायक का मूल्य। अब भारत में जितने भी विधायक हैं, उन सभी विधायकों का मूल्य से जब हम पूरे भारत में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इलेक्टेड, राज्यसभा लोकसभा दोनों, जब उनको रखते हैं तब हो जाता है हमारा क्या निकल जाता है, तब हमारा एक एमपी का मूल्य, यानी एमपी का मूल्य बराबर क्या होगा, एमएलए का मूल्य बटे टोटल इलेक्टेड एमपी इन इंडिया। टोटल एमपी इलेक्टेड रहेगा हर जगह, मैंने पहले ही बोल दिया था, नॉमिनेटेड का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना, इलेक्टेड, खत्म हो गया ये भी, ठीक है। तो ये हमारा एमएलए का मूल्य कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, और गुणे कर देना है 1/1000, तो हमको एमएलए का मूल्य निकल जाएगा। पूरे भारत के एमएलए के मूल्य को जब हम जोड़ देंगे और उसको जोड़ के जब हम जितने भारत में सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, नॉमिनेटेड को हटाकर, तो उनको जब हम पुट करके जो निकालेंगे वो हो जाएगा एमपी का मूल्य, और उसके बाद से वोटिंग होता है, और जो वोटिंग होकर जीत के आएगा वो हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होगी ना, योग्यता। तो क्या की योग्यता होनी चाहिए, पहला, एज कितना होगा बच्चा, 35। अच्छा बताओ, वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट करने लायक हो या राज्यसभा का, लोकसभा का। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो उसको लोकसभा में इलेक्ट होने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए राज्यसभा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, सरकार चुन के जाती है कहां के लिए, लोकसभा के लिए ना, और लोकसभा के मेंबर, अगर लोकसभा में ही बहुमत है, मेजॉरिटी है, तभी तो सरकार चलेगी ना, और सरकार से ही तो संबंधित है राष्ट्रपति, क्योंकि सरकार जो भी रिजोल्यूशन पास करके देगी उसको राष्ट्रपति तो सिग्नेचर करेगा ना। जब भी राष्ट्रपति एड्रेस करता है, जब भी साल का शुरुआत होता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप पढ़िएगा, एड्रेस को, वो कहता है माय गवर्नमेंट, हर वर्ड के पीछे कहता है माय गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि वो सरकार ही उसके प्रसाद पर्यंत चलती है, एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपने नाम सुना होगा कि जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के कैसे काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत। मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि हमारी दया दृष्टि में, जैसे अगर कहा जाए कि आप सभी लोग हमारी प्लीजर पे काम कर रहे हो, प्रसाद पर्यंत पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कब आप क्लास में घुसोगे, कब आप क्लास से जाओगे, कहां बैठोगे, ये सब कौन तय करेगा, मैं तय करूंगा। तो इसको बोलते हैं एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। साधारण सी भाषा में, जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति का, किसी पदाधिकारी का, किसी ऑफिसर का सैलरी, उसकी अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल इत्यादि सारे फैक्टर जब राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएं, राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाएं, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति उसके प्लीजर पे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, गवर्नर जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट गवर्नर, राष्ट्रपति। राज्यपाल को उसके पद से कौन हटाता है, और राज्यपाल किसको इस्तीफा देता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, तो क्या राज्यपाल को 5 साल से पहले हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है। अभी किरण बेदी है ना, पांडिचेरी से हटी, 5 साल अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पहले ही हटा दिया, क्योंकि वो सब लोग किस पे काम कर रहे हैं, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कार्य, एक तो 35 साल उम्र होनी चाहिए, दूसरा लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तीसरा क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट, देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन भारत का जन्मा नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में अंतर है। क्या एक व्यक्ति ब्रिटेन में जन्म लिया है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्या लगता है आप लोगों को, बन सकता है? चलिए
अच्छा, क्या आप इंडिया में, आपका मान लीजिए मन किया, आप निकल के यहाँ से चले गए यूएस में और अमेरिका में आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, तो क्या आप अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि यूएस बॉर्न होना चाहिए, मतलब अमेरिका में जन्म लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। और भारत में क्या है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप चंद्रमा पर जन्मे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी कहां हो, भारत का नागरिक होना चाहिए बस, बाकी हमको कुछ नहीं पता, चाहे तुम सीरिया के बॉर्डर पे जन्मे चाहे कहीं जन्मे, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, बस इतना ही। तो इसलिए आप दुनिया में इस जन्म में कुछ भी बन सकते हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया। और उसके बाद से आप सभी जानते हो ये दो शब्द होता है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल, अनसाउंड माइंड, मतलब भाई जानते हैं आप लोग, पागलों से बढ़िया से परिचित होंगे आप लोग, हर 10 किलोमीटर पर 1-2 पागल मिल ही जाते हैं। और दूसरी बात, दिवालिया का मतलब क्या होता है? अब बैंक करप्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, और कोई? बैंक करप्ट का मतलब क्या होता है? बस, तो वही तो, यही तो इंटरव्यू में जाके ऐसे ही नहीं कहना है, बस वैसे ही होना चाहिए। ना ना ना, आपको अपनी बात कहना सबसे पहले आना चाहिए। जब तक अपनी बात नहीं कह पाओगे तो हम तो इधर बैठे हैं बंदूक लेके, तुम एक जहां फंसे हम तो 4 काउंटर मारेंगे ऊपर से। तो आपको तो हमको सरपास करना है ना, और आपका कॉन्फिडेंस जब झलकेगा अपने आप इंटरव्यू आप उड़ा दोगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, बैंक करप्ट का मतलब होता है कि आपने लोन लिया, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या, बस आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो। एक बार भारत में आप राष्ट्रपति बन गए तो आप चाहो तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हो। यूएस में सिर्फ 2 टर्म आपको अलाउ है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपको शपथ दिला देगा प्रेसिडेंट को। एक और चीज, प्रेसिडेंट का जो ऑथ है, शपथ है, जरा बताइए अनुसूची वर्तमान में शेड्यूल भारत में कितने हैं? 12? पक्का? अच्छा, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और उसके क्षेत्र। सेकंड नंबर में पैसा। अरे देखो, शपथ बाद में, पहले पैसा। ध्यान रखो, आपको पता, जब इमरजेंसी हम पढ़ाएंगे, और इमरजेंसी नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वीटो पावर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो नेतागिरी चल रही थी और कैसे संसद एक दिन बाद डिजॉल्व हुआ, एक दिन पहले अपनी सैलरी बढ़ा लिया। समझे बात को? और वो उस पे वीटो लग गया था, मैं वीटो पावर में बताऊंगा। तो दूसरे में क्या है? सैलरी। तीसरे में क्या है? तो क्या शपथ यानी ऑथ, राष्ट्रपति का ऑथ हमारे अनुसूची 3 में है कि नहीं है ना? पीसीएस 2017 उस समय जो लूसेंट की पढ़ाई करते थे, तो लूसेंट उस समय गलत छापता था और उसने अनुसूची 3 में कई लोगों के राष्ट्रपति का भी नाम लिख दिया था कि राष्ट्रपति का भी शपथ किस में है? अनुसूची 3 में है। लेकिन उस स्टेटमेंट के आधार पर जो पीसीएस में प्रश्न आया था, जो लोगों ने आंसर मारा था, सब क्या हो गया? गलत। यानी अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का शपथ नहीं है बच्चा, ध्यान रखना नोट करके। राष्ट्रपति का शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, शपथ की बात हो गई। उसके बाद से अब हम बात करेंगे रिमूवल के बारे में। राष्ट्रपति को रिमूव कैसे करते हैं? तो आप जानते हैं कि इसको आर्टिकल आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल बच्चा? 61। तो बताओ, रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया? ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक पर्सन के लिए इंपीचमेंट यानी महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो है राष्ट्रपति। बाकी जो भी मेंबर्स हैं, चाहे कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, अटॉर्नी जनरल, जो भी हैं, उन सभी के लिए इंपीचमेंट नहीं, रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल ऑफ यूपीएससी, रिमूवल ऑफ कैग, रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल, सारे के लिए रिमूवल शब्द इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इंपीचमेंट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राष्ट्रपति के लिए। ओके,
अब देखिए राष्ट्रपति को इंपीच हम कैसे करेंगे। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को इंपीच करने के लिए आप जो रिजोल्यूशन होगा, प्रस्ताव, लोकसभा में लाएंगे कि राज्यसभा में लाएंगे? किसी में भी, पक्का। अब क्या राष्ट्रपति को इंपीच करने का राइट स्टेट लेजिस्लेचर को है, राज्य विधानसभा को है? नहीं ना। क्या यूपी राष्ट्रपति को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। ध्यान रखेगा। तो ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट की जो रिजोल्यूशन होगा, प्रस्ताव होगा, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस यानी पेश किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि लोकसभा में भी हो, जरूरी नहीं राज्यसभा में, जहां पर भी किया जाए हो सकता है। लेकिन पेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो, 14 दिन पूर्व सूचना पर, यानी राष्ट्रपति को पहले प्री नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का। और जब हम सूचना दे देंगे उसके बाद से हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर लेंगे, लोकसभा या राज्यसभा। एक हाउस में जब रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को इंपीच करने के लिए आपको आधार रखने पड़ेंगे, कुछ बेस है। ठीक है ना। और जो बेस क्या है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो संविधान के उल्लंघन पर 14 दिन पूर्व सूचना पर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से, अगर बिल पास हो गया तो नेक्स्ट हाउस में जाएगा। नेक्स्ट हाउस पहले उसकी जांच करेगा। अगर जांच में पाया जाता है कि यस, प्रेसिडेंट ने क्या किया है, वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस पर इंपीचमेंट प्रोसेस क्या कर दी जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। और दूसरा हाउस भी उसको अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है तो इंपीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और राष्ट्रपति हमारा पद से समान। तो ये है पूरे राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस। अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, जो टर्म होगा, टेन्योर होगा, वो 5 साल का होता है। लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति न आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर ना आए। ठीक है। उसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति का मन करता है कि हम त्याग पत्र दे दें, रेजिग्नेशन दे दें, तो रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति बीमार है या फिर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, कह सकते हो बीमार है, या फिर अपना पद होल्ड यानी जो ऑफिस है उसको होल्ड करने में उसको कोई समस्या आ रही है, या फिर मृत्यु हो जाता है, तो इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। और अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, वो हमारा राष्ट्रपति बनेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपका प्रेसिडेंट होता जाएगा। तो ये पूरी एक ओवरव्यू है हमारे प्रेसिडेंट का, क्या क्या सिस्टम रहा उसका। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें आपको डायमेंशन कवर किए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा राष्ट्रपति के पावर्स के बारे में, कि राष्ट्रपति की पावर्स क्या है। तो इस राष्ट्रपति के पावर को हम लोग एक एक करके आराम से देखते चलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोई टाइम मुझे बता दे, 3:10, ओके ठीक है। देखिए चीफ जस्टिस साहब, देखो उनके लिए इम्पीचमेंट, देखो हटाते तो हैं लेकिन वर्ड जो है इम्पीचमेंट वो यूज नहीं किया गया, उसके लिए लिखा गया है रिमूवल ऑफ CJI। ठीक है ना। ये है इम्पीचमेंट, हटाना तो सबको है लेकिन वो वर्ड इस्तेमाल, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल 352 में हम लोग कहते हैं, आर्टिकल 352 क्या है आपको पता है क्या है, नेशनल इमरजेंसी 352 क्या है, रुको बस क्या है, नहीं पता, 352 नहीं पता, लाइन से। हाँ, आपातकाल मतलब कौन सा, हाँ नहीं पता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल ना, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, वही बात इधर सब। हाँ अब जाके आप लोग एक काम कीजिएगा, बेयर एक्ट खोलिएगा। बेयर एक्ट एक लीगल कॉपी होता है और उसमें आप आर्टिकल 352 देखिएगा, या फिर लक्ष्मीकांत की किताब है, आप उसका इमरजेंसी वाला प्रोविजन देखिएगा। एक्चुअल में आपातकाल बात सही है,
लेकिन आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का यूज नहीं किया गया है, खाली इमरजेंसी, नेशनल वर्ड यूज नहीं किया गया। आप सभी लोग लाइन से नेशनल 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 नेशनल, ठीक है ना? नहीं, लेकिन नहीं है, आप जाइएगा, आप 352 को देखिएगा, 352 में नेशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। और यही तो कुछ लीगलिटी, देखो ये मैं नहीं क्यों बोल रहा हूं कि किसी एग्जाम में आएगा, बात को समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आएगा, लेकिन जब आप जाओगे ना इंटरव्यू के पास, अगर आपसे एक बंदा पूछा कि बताओ राष्ट्रपति को हटाना है तो, या फिर सीजेआई को हटाना है, तो आप कहोगे सीजेआई पर महाभियोग लगाते हैं, वो एक गलत इफेक्ट हो जाएगा। और वही आप कहोगे कि रिमूवल ऑफ सीजेआई को हटाना, तो दोनों में थोड़ा अंतर है, बाकी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हल्का सा ज्ञान होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? चलिए देखते हैं, अब राष्ट्रपति के पावर्स को हम लोग देखते हैं। लीगैलिटी जो थी हमने देख ली, अब राष्ट्रपति के पावर को हम लोग डिफरेंट टाइप में बांटते हैं। जैसे एक राष्ट्रपति का होता है एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यपालिका शक्ति। एक राष्ट्रपति का होता है लेजिस्लेटिव पावर, मानी विधायिका शक्ति। तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर, मतलब न्यायिक शक्ति। फिर आपने सुना होगा राष्ट्रपति का फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति का आपने सुना होगा डिप्लोमेटिक पावर, यानी कूटनीतिक शक्ति। फिर आपने सुना होगा राष्ट्रपति का जो कूटनीतिक शक्ति है, उसके बाद से कई लोग हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के बाद जो क्षमादान की शक्ति है, जो एक प्रकार का कह सकते हो कि आपका जुडिशियल पावर में भी आ जाता है। तो हमारे राष्ट्रपति के पावर को कई भागों में हमने बांटा है, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी, फिर उसके साथ साथ जो हमारा फाइनेंशियल है, फिर आपका जो कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक पावर है। इन सभी पावर्स को एक एक करके हम लोग एक एक करके देखते हैं। मतलब क्या हुआ, जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति कोई काम करवाएगा, ठीक है? राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। जैसे राष्ट्रपति, आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको क्या करता है? नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। तो यहां पर नियुक्त किया ना, और यही प्रधानमंत्री तो काम करेंगे ना। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है काम करना, वर्क करना। कार्यपालिका मतलब वे लोग जो कार्य को करें, यानी कार्यपालक ऑफिसर। जो आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? आप विधायिका में जाओगे, लेजिस्लेटिव में जाओगे, या फिर एग्जीक्यूटिव में जाओगे? एग्जीक्यूटिव में। तो डीएम भी होता है, जो जिला अधिकारी होता है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो लोग करते हैं, वो भी किसके नीचे होते हैं? राष्ट्रपति के नीचे होती है। तो राष्ट्रपति कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये किसके पास है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास इतना क्षमता है क्या, टाइम है क्या कि डेली जाके एक बार कानपुर में जाकर सिग्नेचर करके आए, फिर एक बार दिल्ली में जाए सिग्नेचर करे? काम है, टाइम है राष्ट्रपति के पास। तो इसीलिए राष्ट्रपति अपनी हेल्प के लिए, अपने काम को करवाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है? अपॉइंट करता है। अब जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हैं वो राष्ट्रपति के जगह पे काम करते हैं, ये उसकी कार्यपालिका शक्ति। तो जितने भी नियुक्ति, जैसे पीएम और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यपालिका शक्ति है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। उसके साथ साथ गवर्नर की नियुक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो हम लोग सुन लेंगे। उसके साथ साथ एससी एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, इन सब के हेड की नियुक्ति करना, तीनों सेनाओं का हेड की नियुक्ति करना और सीडीएस की नियुक्ति करना, यह कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल, कैग, इलेक्शन कमीशन, सबको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। तो ये सब कैसा राइट है? सब का सब एग्जीक्यूटिव राइट है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है। यानी नियुक्त करने की शक्ति क्या होती है? आपके राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। उसके बाद अब देखो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो सब राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी? कार्यपालिका शक्ति। अब आपके दिमाग में जो भी आए वो सब उसमें आ जाएगा। विधायिका शक्ति में क्या हो जाएगा? जो लॉ बनाने का पावर है, यानी जो पावर लॉ बनाने से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगी प्रेसिडेंट की। जैसे आप जानते हो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर को, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो जरा ये बताइए, पहली बात तो नॉमिनेट किया, नियुक्त किया, तो इसको तो हमको कार्यपालिका में रखना चाहिए था, तो हमने इसको विधायिका में क्यों बोला? क्योंकि वो जो 12 के 12 नियुक्त हुए हैं वो काम क्या करेंगे?
लॉ बनाएंगे ना, तो लॉ बना किस में बैठेंगे? पार्लियामेंट ना। और पार्लियामेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेटिव है? लेजिस्लेटिव है। तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर का राज्यसभा में नॉमिनेशन क्या होता है? कौन सा पावर है? लेजिस्लेटिव पावर। इसके साथ साथ पार्लियामेंट को क्या करना, जैसे कितने सेशन होते हैं हमारे संसद के? कोई कहो 2, कोई कहो 3, कोई कहो 1, ऐसे करते करते लाइन से चलो 50-60 हो, कोई ना कोई तो मामला फिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं? 3। एक कौन सा? बजट सत्र यानी बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। तो किसी भी सेशन को बुलाने का ये राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट। यानी सेशन को कॉलिंग करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही किसी भी सेशन को बुलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी सेशन को खत्म भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन एक शब्द ध्यान रखिएगा, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्थगन, हिंदी में बोलते हैं उसको स्थगन और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। आपने नाम सुना होगा स्थगन, ठीक है ना। तो ये जो स्थगन है, ठीक है ना, स्थगन का मतलब क्या है? इसको मैं बहुत ही छोटे एग्जांपल से ले रहा हूं। जैसे देखिए, पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, तीनों को समझ लेते एक एक करके। एक हमने बोला बजट, दूसरा क्या बोला हमने? मानसून, और तीसरा क्या बोला? शीत या विंटर। ठीक है, ये 3 सेशन है। अब साल शुरू हुआ 1 जनवरी को। जब 1 जनवरी को कोई भी ईयर शुरू हुआ तो सबसे पहला काम होता है कि हमको क्या करना है? हमको तो करना है बजट पास कराना है, क्योंकि नए साल की बजट की तैयारी होगी। तो जब हमको बजट पास कराना है तो हमको सेशन यानी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट तुरंत मैसेज करेगा कि भाई साहब सब लोग क्या हो जाइए उपस्थित, हमको बजट पे काम करना है। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? सत्र को बुलाया, सत्र को कॉल किया, सत्र को आहूत किया कि आ जाओ मुन्ना सब लोग, नियम बनाना है। अब जब सब काम हो गया, जब सब काम हो गया तो अब इस सेशन को क्या करना है? खत्म। इस सत्र को क्या करना है? खत्म कर देना है। तो जब इस सत्र को खत्म कर देना है तो वो जब खत्म करने का राइट हो, यानी अब तुम क्या कर दोगे? अब तुम चुप, अब इसके आगे कोई मीटिंग नहीं होगी, यानी सत्र हमारा खत्म। तो सत्र को खत्म करने का भी राइट किसके पास होता है? वो होता है राष्ट्रपति। उसको बोलते हैं हम लोग सत्रावसान, सत्रावसान। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हाँ यस, देखिए सत्रावसान को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोरोगेशन और स्थगन को बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। ठीक है ना, मेरा थोड़ा इंग्लिश में भूल गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा सत्रावसान यानी सत्र को अंत करना, इसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। और जो अब मैं बता रहा हूं आगे एडजॉर्नमेंट क्या है। तो देखिए, तो सत्र को बुलाने यानी कॉलिंग द सेशन प्रेसिडेंट, सत्र को खत्म करना यानी प्रोरोगेशन, दोनों कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन अब देखिए, ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास में फिलहाल मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, मान के चलिए, ठीक है ना। और मैं यहां पर एज ए टीचर आपको बता रहा हूं, तो ये क्लास कब ओवर होगी ये मैं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं जाने ही वाला हूं, मैं बता दे रहा हूं। तो अब क्लास ओवर होगी तो हम कहेंगे कि जो हमारी क्लास है ये एडजॉर्न हो गई। जैसे क्या हुआ, अभी मान लीजिए कोई और टीचर है, उनको पढ़ाना है, तो क्या किया जाएगा? कहा जाएगा कि द क्लास इज एडजॉर्न टिल टुमारो 2 PM। मतलब अब फिर आपकी मीटिंग कब होगी? नेक्स्ट डे। तो जो करंट सेशन चल रहा है, करंट, इस सेशन को एडजॉर्न करने का मतलब फिर मीटिंग बाद में होगी, ये करने का पावर होता है जो हाउस का चेयरमैन होता है, वो करेगा। लेकिन पूरे सत्र को, यानी अब कोचिंग चलेगा ही नहीं, ये कौन तय करेगा? तो यहां का जो ऑफिसर होगा रियल, वो कहेगा कि हाँ ये कोचिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वो मतलब डिब्बा बंद, सत्र बंद, खत्म बवाल, अब कोई कानून वानून नहीं। लेकिन एडजॉर्नमेंट में क्या है? फिर कल मीटिंग होगी, आज नहीं होगी लेकिन कल होगी। तो ये होता है एडजॉर्नमेंट। कुछ नहीं आया, रट्टा मारो जिंदाबाद। देखो भाई साहब, सत्र को आहूत करना यानी कॉलिंग द सेशन प्रेसिडेंट, सत्र को खत्म करना सत्रावसान प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट, सत्र को स्थगित करना एडजॉर्न करना कुछ समय के लिए, जो हेड होगा चेयरपर्सन होगा वो। यानी अगर हम लोकसभा में करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में करेंगे तो राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। इसके आगे कल फिर हम लोग देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। कोई समस्या होगी तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, खाली
ये कवर पे कवर पोथा चलाने से कुछ नहीं होगा बच्चा, ये ध्यान रखो। रिवीजन सबसे जरूरी है। अब पिछले साल का पेपर कुछ तो कान पे जू रेंगना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पिछले साल का पेपर ले लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है ना। चलते हैं, जय हिंद।